स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने क्या किया था आपको मैं बताऊं, डिफरेंशियल राइट का कंसेप्ट बताया था। डिफरेंशियल राइट का मतलब बताया था ऐसे इक्विटी शेयर जो आपको एक्स्ट्रा पावर देते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इसके रूल्स क्या होते हैं अगर डिफरेंशियल राइट के शेयर इशू करने हैं तो, और प्रोसीजर बताया था। आई होप आपको ये रूल्स और प्रोसीजर दोनों समझ आ गया होगा और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी, ये क्लैरिटी से आपको आ गया होगा। यस आया सर। ये बताओ। यस सर, आया है। है ना। अब इसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि बेटा ये पॉइंट मैं आपको ना अलग से कराऊंगा, डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का पॉइंट है ना, ये मैंने बोला था, मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो आप पहले ना इसका एक बार मतलब समझ लो ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है अगर आपको मैं बताऊं क्लियरली, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है अगर मैं बताऊं तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छी समझ आएगी और प्रॉपरली समझ आएगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ये करते हैं कि बोर्ड मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब 21 दिन का नोटिस भेज के, 21 डेज का नोटिस भेज के जनरल मीटिंग बुलाएंगे। तो ये 21 दिन देने का जो मकसद होता है वो ये होता है नोटिस पीरियड का, कि जब शेयर होल्डर मीटिंग में आए तो उसको ये पता हो कि वो क्यों आया है। तो हमेशा ध्यान रखो अगर कोई स्पेशल मैटर डिस्कस करना है, मतलब ऐसा मैटर जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, ऐसा मैटर जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, या फिर ऐसा मैटर जिसमें ऑर्डिनरी ही रिजोल्यूशन लगे पर मैटर बहुत स्पेशल है, तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो जनरल मीटिंग का नोटिस होता है ना, उस नोटिस के साथ एक एडिशनल शीट लगाई जाती है। इस शीट को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहते हैं। अब जब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की शीट लगाई जाती है तो कंपनी क्या करती है, इसमें पूरे डिस्क्लोजर देती है कि वो एक्टिविटी कर रही है। तो डिस्क्लोजर मतलब होता है सब कुछ बताना, सब कुछ बताती है कि जनरल मीटिंग क्यों बुलाई गई, क्या कारण है बुलाने का, जस्टिफिकेशन क्या है, अगर कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन टर्म है, याद रखना है। जब मीटिंग का नोटिस जाएगा तो नोटिस के साथ आपको ये बात याद रखनी है, एक एक्स्ट्रा शीट लगाई जाती है जिसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, फुल डिटेल में बताया जाता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ताकि जब शेयर होल्डर के घर में नोटिस जाए तो एकदम आराम से पढ़ के समझ सके कि भाई कंपनी ये काम क्यों कर रही है। ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। ये बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब। आ गया सर। आ गया सर। आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं, अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब क्या है, जैसे कि आपने बात करी कि आप क्या करने वाले हो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करने वाले हो। बहुत बढ़िया है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जनरल मीटिंग का तुम नोटिस भेजोगे ना, तो उस नोटिस में तुमको क्या करना होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगानी होगी। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर्स देने होंगे, कुछ बातें जो है वो कहनी होगी। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखकर कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर जो है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इशू कर रहे हो। आपको डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स के डिटेल देने होंगे। आपको बताना होगा कितना परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले होने वाले हैं। हमको लिमिट पता है कितना परसेंट है, 74%। आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप शेयर होल्डर्स को मीटिंग के लिए बुला रहे हो तो आपने नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या एक्स्ट्रा शीट लगाई है जिसमें आप ये सारे डिटेल दे रहे हो। सबसे पहले कितने शेयर एज अ डिफरेंशियल राइट इशू होंगे, दूसरा कैसे डिफरेंशियल राइट के शेयर हैं, तीसरा कितने परसेंटेज में हो रहे होंगे, किस लिमिट तक हो रहे हैं, देन रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर द इशू, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नॉर्मल शेयर क्यों नहीं इशू कर रहे हो, आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले क्यों कर रहे हो, नेक्स्ट इनका प्राइस क्या होगा, नेक्स्ट किस बेसिस पर आपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर का प्राइस अराइव किया है, आपने किसी से वैल्यूएशन कराया है, आपने किया क्या था। नेक्स्ट, अगर आप ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर किसी को दे रहे हो या ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हो, तो आपको बताना होगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आप अलॉट करना चाह रहे हो कितना अलॉट करना चाह रहे हो।
ये सारी चीजें बताना होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई और इसमें दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? कोई ऐसा पॉइंट जो सिर क्या आपको ये सारे पॉइंट नहीं समझ? सर, सारे आ गए। तो आ ये गए सर। आपको अलग से डिस्क्लोजर पूछता है, ये ध्यान रखना कि आप आज एक कंपनी चला रहे हो तो आप बताओ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोजर आप डालोगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में कैसा रहेगा अगर मैं बताऊं तो पैटर्न ऐसा रहेगा कि युवराज लिमिटेड प्रपोजेस टू इशू 10,000 equity share with a differential right. 10,000 equity share with differential right. He wants to convene, या यहाँ पे बोर्ड दिखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर wants to convene general meeting. You are required to explain the disclosures required in explanatory statement. अगर ये क्वेश्चन आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? हाँ सर अगर कर क्वेश्चन लेंगे। आएगा कर पाओगे कि नहीं? आपको कोई भी चीज समझ लो कंपनी लॉ में सीधी नहीं पूछेगी, आपको जलेबी जैसे घुमाएगा। आपको अपने कंसेप्ट पे स्टिक रहना है। आपको डायरेक्ट भी तो यहाँ बोल सकता था ना कि बताओ क्या डिस्क्लोजर होते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दिया, युवराज लिमिटेड प्रपोज कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हैं, तो आप बताओ कि आप क्या क्या डिस्क्लोजर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डालोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अगर बदलूं तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि यू आर a company secretary, you are a company secretary in Bhuvan Limited, suggest board of directors the matter to be included in explanatory statement with regard to differential right. आप कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजेस्ट करो कि जब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाई जाती है डिफरेंशियल राइट को लेकर तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। अगर ये क्वेश्चन आया तो कर पाओगे कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। दोनों में करना क्या, वही करना। हम जब पढ़ रहे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आप इसको देखते जाना, लगे तो स्नैप ले देना। ये समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चे कंपनी लॉ में अक्सर फेल इसीलिए होते हैं कि उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ आता क्या हो रहा है। तो तुमको हर टॉपिक का मैं साथ साथ क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन समझ गए हो ना? हाँ। तो तुम ये तुम्हारा डिफरेंशियल वोटिंग राइट पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब तुम आ जाओ प्रेफरेंस शेयर के कंसेप्ट पर। जनरल मीनिंग प्रेफरेंस शेयर की मैंने पहले ही बता दी है, ये ऐसे शेयर्स हैं जो इक्विटी शेयर नहीं है, मतलब ये ओनरशिप शेयर नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। और दूसरा, इसमें प्रेफरेंस मिला है दो चीजों में आपको। पहला मिला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, मतलब आपको पहले फिक्स डिविडेंड मिलेगा अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो, ठीक है। और दूसरी चीज आपका कैपिटल रीपे होगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इशू करने का मकसद क्या होता है, ताकि हमको लोन ना लेना पड़े बैंकों से। अगर लोग शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप पैसा तो लगा दो, हम प्रॉफिट में से आपको हिस्सा देंगे, वो भी फिक्स हिस्सा देंगे, और आपका पैसा भी एक टाइम पे रिटर्न कर देंगे। तो कंपनी अपने फिक्स ऑब्लिगेशन से बच जाती है। तो ये प्रेफरेंस शेयर होता है। अब आपको मेनली पढ़ना क्या है, प्रेफरेंस शेयर के इशू करने की और रिडीम करने की शर्तें क्या है।
तो बहुत आराम से एक एक लाइन को सुनना, अच्छे से समझना। कोई भी कंपनी, पहली बात तो ये ध्यान रखो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकती। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका कैपिटल कभी रीपे नहीं होता जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही है, मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक डिविडेंड देते रहे। ठीक, तो पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होते थे, अब उसको बंद कर दिया गया है और बोला गया है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर किसी को बेचते हो तो रिडेम्पशन पीरियड 20 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स को मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर बेचा है तो देखो दो चीजें हैं, एक तो मैं आपको डिविडेंड पे करूंगा फिक्स रेट पे, मतलब आपका एक अमाउंट फिक्स कर दूंगा, मेरे से साल में 10,000 दे दिया करो। दूसरी बात, मेरे को आपका कैपिटल रीपे करना होगा, मतलब रिडीम करना होगा, वापस करना होगा, तो इसका जो पीरियड है वो 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं, कि इसमें कुछ पूछना है मुझसे? यस सर। क्लियर है? यस सर। और सर कंपनी अगर बीच में तो बंद होगी इसमें तो दो उसी फॉर्म टाइम पे हो समझ नहीं जाएगा? आया। बोल बोलो, फिर से बोलो, एक एक करके बोलो, क्या बोले? कंपनी अगर बीच में बंद हो गई तो उसी टाइम वापस हो जाएगा ना? हाँ, उसी टाइम वापस हो जाएगी, है ना? ठीक है। और क्या बोल रहा है वैभव? सर दो फॉर्म, पेमेंट और रीपे। क्या चीज? सर रीपे? पेमेंट और ये क्या है? बेटा एक तो देख, क्या पेमेंट। जब प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा तू ओनर नहीं है, तो तेरे को दो चीजों में क्या प्रेफरेंस मिल रहा है। एक, जब साल में प्रॉफिट बटेगा तो तेरे को फिक्स रेट पे दे दिया जाएगा, तो डिविडेंड में प्रेफरेंस तेरे को, ठीक है। दूसरा, तेरा कैपिटल ठीक रीपे या रिडीम हो जाएगा ऑन टाइम पे। तो रिडेम्पशन पीरियड 20 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, पहले तो इस बात को दिमाग में बिठा। हाउएवर हर चीज के है एक्सेप्शन सर। होते हैं, तो तुमको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछता है। एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील कर रही है, ठीक है, तो उसको ये कहा गया है कि वो अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो 20 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए कर सकती है, लेकिन वो पीरियड जो है 30 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और जब 20वां साल खत्म होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 20वां साल खत्म होगा तो 21वें साल से 10-10% करके रिडीम करना चालू कर देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि तुमने मेरी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीदा 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, तो ससम्मान क्या होता है, 20 साल के पहले पहले मेरे को तुमको 20 साल के पहले पहले मेरे को तुमको ये वापस कर देना है, 20 ईयर से पहले पहले मेरे को वापस कर देना है। तो अगर मेरी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या है, जैसे तुम मेरी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो, जैसे 1,00,000 रुपए का, तो इसमें बोला जाता है कि आप अप टू 30 ईयर्स तक रख सकते हो, फिर रिटर्न करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 21st ईयर चालू होगा, 21वां साल चालू होगा, वहां से लेकर 38 ईयर, 30वें साल तक आपको क्या करना होगा, हर साल 10%, मतलब 10-10 हजार रुपए करके क्या करते रहना होगा, वापस करते रहना होगा। क्या आपको मेरी बात समझ सही। ये लॉ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में बस है ना? ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जो बड़े बड़े डैम्स लगते हैं, ये सब में कैपिटल लगता है ना, अगर तो बोला जाता है 20 साल के पीरियड तक के लिए करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 21वें साल से, मतलब जब 20 साल खत्म होगा, 21वें साल से जो भी अमाउंट है उसका 10-10% करके वापस करते रहना। तो जैसे मैं 21st ईयर से 10,000 करके वापस कर रहा हूँ, तो 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000 ही तो होता है। कितने लोगों को ये समझ आ गया अच्छे से? सर तो सर कोई डाउट नहीं है? नहीं। वो लाची कहाँ है? वो एब्सेंट है आज, बाकी सब हो। ठीक, तो ये आई होप आपको समझ आ गया है। नोट्स आपके पास है, आप देखते रहना। ये लाइन आप नहीं भी पढ़ोगे, काट दोगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहां से आएगा। एक क्वेश्चन का पैटर्न बता दे रहा हूं, क्या आएगा साथ साथ समझ लो। क्वेश्चन आपको जैसे आएगा, हरीश इंफ्रा लिमिटेड हैज इशूड 10,000 preference share of 10 each in the year 2020 for funding of Leh Ladakh project.
as a company secretary, advise company on redemption provision of preference share. ये क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते? ये क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते? ये आता तो इसमें जैसे वो जैसे प्रोविजन दिया हुआ एक्सेप्शन वो पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर जैसे 21 की प्रोविजन लिखता, प्रोविजन पहले प्रोविजन लिख के बताना भैया कि 20 साल का पीरियड है हाँ ना? 20 साल का पीरियड है तो लेकिन एक्सेप्शन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली 30 साल तक कर सकती है, लेकिन 20वें साल से कितना कितना परसेंट रिडीम करना पड़ता है? 10%. 10%। 10% करना पड़ता है। ये बात बताना, फिर नीचे इन द प्रेजेंट केस करके लिखना, हरीश इंफ्रा कैन इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया तो कर पाते? यस अच्छा, अब नीचे देखो, ये जो आपको अदर कंडीशंस लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है अदर कंडीशंस। यस सर। ये अदर कंडीशन जो है, ये है कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, वापस कर रहे हो, तो उसकी क्या कंडीशंस है? आपको एकदम स्ट्रिक्टली मैं मॉड्यूल के हिसाब से करवा दे रहा हूं ताकि आपका एक पॉइंट भी ना छूटे। ये नोट्स पूरे मॉड्यूल से मैच करते हैं, ध्यान रखना। तो बिल्कुल आप फंसना नहीं कहीं, हर चीज आपकी कंप्लीट हो रही है। तो आपको मैं शर्तें बता रहा हूं कि आप प्रेफरेंस शेयर जैसे रिडीम करोगे। आपके अटेम्प्ट में 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, 7 नंबर का आ चुका है, अभी 2 अटेम्प्ट पहले ही आया था। तो देखो, सबसे पहली बात याद रखो, जैसे प्रेफरेंस शेयर लोगों ने खरीदे तो उनका पैसा 20 साल में तो रिटर्न करना ही है, पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करोगे तो ये कंपनी के प्रॉफिट्स में से ही रिडीम होगा, ठीक है? लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लो। प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ फ्रेश प्रोसीड। ये देखो, एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा ये आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडेम्पशन। अब ये पॉइंट पे थोड़ा गौर फरमाएं, इसको ध्यान से समझे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यदि पैसा वापस करना है तो या तो आप कंपनी के प्रॉफिट का इस्तेमाल करो जिससे आप डिविडेंड बांटे रहते, या तो अभी आपने शेयर ही नए इसलिए बेचे ताकि आपका पर्पस सर्व हो सके और आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सको। आप बताओ, दोनों में से कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? सर सेकंड वाला एक बार फिर से सेकंड वाला। हाँ सर। भाई हो क्या रहा है, तुम ये समझ लो तो तुमको एक क्लियर हो जाएगा। तुमको अभी रिडीम करना है, सपोज करो रिडीम करना है 10 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना वापस करना है तुमको। तुम्हारी कंपनी में उतना प्रॉफिट अभी है नहीं, तो तुम क्या करते हो, बेसिकली एक स्कीम लाते हो कि फ्रेश शेयर बेचते हो 10 करोड़ के। मैं इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं दिख रहा हूं, बस मैं ये दिख रहा हूं फ्रेश शेयर बेच रहे हो 10 करोड़ के। तो आपने 10 करोड़ के जब शेयर बेचे तो कंपनी को 10 करोड़ रुपए रिसीव हुआ। इस रिसीव्ड 10 करोड़ से ही आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा पटा दिया। अब बोलो, कितना क्लियर है? पूरा सर। तो 2 सोर्सेस समझ आ गए कहां से हो सकता है पेमेंट? हाँ सर। दूसरी शर्त यह है कि ये प्रेफरेंस शेयर तभी रिडीम करो जब वो फुल्ली पेड अप हो। इट मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पहले खुद जब पूरा पैसा दिया होगा तभी उसका रिडीम करो प्रेफरेंस शेयर, वरना मत करो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैंने कंपनी में 2 प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं और इसकी कीमत जो है मान लो 100 रुपए है, लेकिन कंपनी को अभी तक 100 में से मैंने सिर्फ 60 रुपए चुकाए हैं। 60 रुपए पेड है और 40 रुपए अनपेड है। तो क्या मेरे को रिडीम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्योंकि फुल्ली पेड नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको अच्छे समझ आ गई? हाँ सर। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे आपको ये याद रखना, जितना भी अमाउंट आपने पे करने के लिए निकाला है उतना इक्वल अमाउंट आपको एक स्पेशल रिजर्व में डालना होगा, जिसको CRR मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। बोलो, इसमें कोई परेशानी? नो सर।
या आप अकाउंट्स में भी करते हो, प्रेफरेंस शेयर के एंट्रीज बनाते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, किस में जाता है पैसा, सीआरआर में जाता है कि नहीं जाता है? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, आप चाहें तो प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, मतलब जितनी प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है उसके साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको प्रीमियम का अमाउंट बोला जाता है। और ये प्रीमियम के अमाउंट का आप एडजस्टमेंट जो है कहां से करोगे, तो कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीदा था 1990 में 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। अब हो ये रहा है कि सन 2010 में मेरे को रिडेम्पशन हो रहा है, तो जब रिडेम्पशन हो रहा है या मेरा पैसा वापस हो रहा है, तो कंपनी बोल रही है सर इतने साल आप हमारे साथ रहे तो हम आपको पे करना चाहते हैं 45,000 रुपीज। यहाँ पे 20,000 जो है वो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है, और जो एक्स्ट्रा 25,000 कंपनी मेरे को रिडीम कर रही है, पे कर रही है, ये मैं बोलूंगा प्रीमियम का पैसा, इतने समय जुड़ा रहा कंपनी से उस नाम से। तो एडिशनल अमाउंट कंपनी पे कहीं ना कहीं भार है, तो ये जो बर्डन है प्रीमियम वाला, इसको कहां से पे करो तुम, या तो कंपनी के प्रॉफिट्स में से पे करो, या तो तुम कहां से पे करो, कंपनी का जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है। वहां पे आपने पॉइंट पढ़ा था कि जब भी आपको प्रीमियम पे करना होता है प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पर, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल करते हो, तो आप यहाँ से इस्तेमाल करो। तो आपको फिर नहीं समझ आएगा तो मैं बोल रहा हूँ कि सन 1990 में 20,000 रुपए के शेयर मैंने खरीदे, 2010 में कंपनी मेरे को 45,000 पे कर रही है, तो 25,000 ऊपर पे कर रही है, एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन है, तो कंपनी कहाँ से निकाल के देगी एक्स्ट्रा पैसा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट जमा है उसका इस्तेमाल करेगी। कितना क्लियर है मेरी बात आपको, समझ पूरा सर। अच्छे से क्लियर है? सर इतना ज्यादा क्यों दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को? ये तो एग्जाम्पल कहाँ दिया जाता है, कुछ नहीं पे वे करते भगा देते हैं। आप प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करते हैं, पहली बात। आप खुद सोचो ना, मैं क्यों किसी को प्रेफरेंस दूं, मेरा कोई सगा थोड़ी है। कोई भी आएगा मैं तो उसको इक्विटी शेयर ही बेचूंगा, भाई प्रॉफिट हुआ तो दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। समझ आ रही मेरी बात? हाँ। Yes, sir. नहीं देते प्रेफरेंस शेयर, ये बहुत, जैसे कुछ कंपनियां होती है अपने पहचान के लोगों को बांट दी तो बांट दी, वरना प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर। समझे? ठीक है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो ये हो गया यार तुम्हारा क्या, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के कंडीशन 7 नंबर का आएगा। ये 4 पॉइंट दिखने होंगे, आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर हाँ देंगे। सर। कर देंगे। अच्छा, अब आगे आते हैं कि कंडीशन क्या है। जैसे आप प्रेफरेंस शेयर इशू करने जाओगे, ये देखो डब्बा बना दे रहा हूं, इशू करने जाओगे तो तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो आपके पास नोट्स है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट पढ़ना, तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान रहेगा। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि आपके आर्टिकल में ऑथराइजेशन है कि नहीं, कि प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो कि नहीं। और अगर ऑथराइजेशन नहीं है, नहीं दिखा आर्टिकल में प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ भी, तो पहले आर्टिकल को तुम अमेंड कर लो या चेंज कर दो। रूल्स अगर नहीं होते तो रूल को बदल दिया जाता है। कितना क्लियर है मेरी बात आपको? हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा क्या करो तुम, ये एंश्योर करो कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के सारे आपकी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करने को तैयार हो। मतलब बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और वहां पर ये डिसाइड हो गया है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू करने वाले हो। जैसे लाइन लिखिए ना, एंश्योर दैट द रिजोल्यूशन फॉर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर कंटेन ऑल रेलेवेंट पर्टिकुलर एज मेंशन्ड अबव। तो इसका मतलब ये होता है कि सारी नियम और शर्तों का पूरा करने को तैयार। देन अब क्या करो, जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दो, ठीक है। साथ में क्या लगा दो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिससे शेयर होल्डर को जस्टिफिकेशन मिल जाए ऐसा क्यों कर रहे हो। अब जब जनरल मीटिंग होगी तो क्या होगा, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, मतलब 3/4 मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ तो आपको क्या करना होता है, जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म MGT 14, MGT मतलब मैनेजमेंट होता है, MGT 14 भरकर बताना होता है कि हमारी कंपनी में ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है।
तो ये एकदम कॉमन सी बात है और इसको कभी मत भूलना आप। कभी भी जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हम बताते हैं ये बात। क्या बताते हैं कि हमारी कंपनी में डिसीजन मेकिंग हुई है। पहले बताओ प्रोसीजर के 4 पॉइंट समझ आए कि सिर के ऊपर से गए? ईमानदारी से बोलना। आ गया सर। आया सर। अब सर भाई ये सेकंड और थर्ड पॉइंट बताना तो एक बार। देख, सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि रिजोल्यूशन पास करने के सारे फॉर्मेलिटी या प्रोविजन तुम, या आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से आप एकदम तैयार हो रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए। इस पॉइंट को तू ऐसे भी दिख सकता है कि कन्वीन बोर्ड मीटिंग, ऐसे लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्वीन बोर्ड मीटिंग एंड कंसीडर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ऐसे भी दिखेगा तो ज्यादा बेटर है, इसमें ज्यादा अच्छे से बनेगा। तो सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, जनरल मीटिंग का नोटिस भेजे। फोर्थ, जब जनरल मीटिंग हुई, अच्छा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ तो अपने 30 दिन के अंदर हमने MGT 14 जमा कर दिया। दिमाग में बिठा लो, कभी भी स्पेशल रिजोल्यूशन आए तो हमको रजिस्ट्रार को बताना ही होता है कौन से फॉर्म में MGT 14। अब क्या है यार, शेयर अलॉट भी करोगे प्रेफरेंस शेयर, तो कभी भी जब शेयर अलॉट होता है तो इसका डिटेल फॉर्म PAS3 में दिया जाता है। ये भी मैं आपको 2-3 बार पीछे के टॉपिक से बता चुका हूँ। शेयर अलॉटमेंट का जो फॉर्म होता है जिससे आप ROC को बताते हो कि कितने शेयर कंपनी में अलॉट हुए हैं, वो PAS3 कहलाता है। तो ये दोनों काम जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर हुए हैं। आपने रिजोल्यूशन पास किया था तो उसकी कॉपी आपने MGT 14 30 दिन में जमा करी। दूसरा, शेयर अलॉट करे थे तो फॉर्म PAS3 भर के उसके बारे में बता दिया। अब आप क्या करो, रजिस्टर में एंट्री कर दो नए मेंबर्स की, कौन कौन अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर बने हैं। ठीक है, आप बताओ आपको इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये क्लियर है सर। 7 पॉइंट, ये 6 पॉइंट में ही पूरा कंपाइल होता है। उसके नीचे फिर रिडेम्पशन की शर्त मिला के दी है, तो उस पे आप अभी फोकस नहीं करना, पहले आप ये इशू कंडीशंस पे फोकस करना। उस पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा नीचे वाले पॉइंट्स पे। पहले 1 to 6 पॉइंट पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। अगर ये आया आपको प्रोसीजर पूछता है इशू का, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ या ना, सब लोग यस बताओ। सर। हाँ सर, हाँ हो सर। जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यार यहाँ पे नहीं। तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर का जो पूरा टॉपिक है वो खत्म हो गया। टफ था क्या ये टॉपिक? नो नहीं सर। बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अभी बता रहा हूँ, प्लस इसका रिकॉर्डेड भी भेजूंगा। ठीक है, ताकि ये ऑन टाइम खत्म हो। रिकॉर्डेड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं ना सर। कि लाइव में ही पढ़ रहे हो? पढ़ते हैं सर। नहीं सर, रिकॉर्ड भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है, अभी मैं जितना मेरे ये खत्म होगी क्लास तो मैं रिकॉर्डेड आगे, जैसे बोनस इशू में एडवांटेज तक अगर बता रहा हूँ तो आगे का रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, नहीं समझ आएगा उसमें डाउट पूछते जाना। चलो, बोनस शेयर का मतलब कितने लोग जानते हो क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब कितने लोग जानते हो? सर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। सर जब कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होते रहता है तो वो मेंबर्स को अपनी तरफ से कुछ शेयर्स इशू करती है एज अ गिफ्ट। पहली बात है गिफ्ट नहीं है ये। सर वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना? वेरी गुड। ये मैं पढ़ाया हो क्या पहले भी? हाँ, पढ़ाए थे पहले। तो अच्छा रिपीट हो जा रहा है। कितना पढ़ा दिया था बेटा पहले? में बहुत सारे चैप्टर बस पढ़ा दिया था क्या? नहीं, आप मेंबर्स पढ़ाए थे, शेयर कैपिटल और अच्छा, ई गवर्नेंस करके कुछ था वो। चलो कोई नहीं, तुम्हारा रिवाइज हो जा रहा है, अच्छे से बन जा रहा है ना? हाँ। चलो ठीक है, समझना इस चीज को थोड़ा अच्छे से। बोनस शेयर का मैं मतलब लिख रहा हूँ, पहले आप उसको समझो। बोनस शेयर का बेसिकली मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब जो अभी हमारी कंपनी में शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट कंसिडरेशन। जब बिना कुछ पैसा दिए आप हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर बांटोगे तो इसे बोनस शेयर बोलेंगे। लॉजिक सीखना, अच्छे से समझना। कंपनी बनी है 2015 में, ठीक? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
हर साल इनका प्रॉफिट होता था 10-10 करोड़ का, 10-10 करोड़ का होता था प्रॉफिट। ठीक है, तो जब 10-10 करोड़ का होता था तो शेयर होल्डर्स को ही पता होता था कि इतना रुपए हम लोग को मिलने वाला है। अब क्या हुआ है, जैसे मान लो इनको कितना मिला करता था पर शेयर होल्डर को 50,000 रुपए मिला करता था। जब 10 करोड़ का प्रॉफिट होता था कंपनी में तो हर शेयर होल्डर को 50,000 रुपए मिला करता था। अब 2020 में क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट अचानक से 1,000 करोड़ हो गया। ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है सर। तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे, शेयर होल्डर क्या expect 50 लाख का प्रॉफिट, हाँ? कम से कम 50 लाख का प्रॉफिट। अच्छा, अब तुम जैसे इस साल 50 लाख दे दिए तो इसकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई हो जाएगी ना। हाँ सर। हाँ अब समझे अगर अगले साल 2021 में फिर 10 करोड़ हुआ और इसको तुम अब 50,000 पकड़ाओगे तो ये हैप्पी होगा कि सैड होगा? सैड। तो कंपनी में रहेगा कि छोड़ देगा कंपनी? छोड़ देगा। छोड़ छोड़ देगा। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा देते हो, फिर एक्सपेक्टेशन कम डिलीवर करते हो तो छोड़ ही देगा ना, सीधी सी बात है। तो क्या करती है कंपनी, के चीजों को लेवल पे लाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाती है। वो बोलती है कि हमारा अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अचानक से हो गया, तो हम इसको बोलेंगे इन्फ्लेटेड प्रॉफिट, मतलब बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट हो गया है, शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट करने लग गए हैं। तो बेस्ट थिंग ये है कि हम उनको डिविडेंड ना बांटकर क्या करें, एडिशनल शेयर्स दे देते हैं। जब एडिशनल शेयर देंगे तो फॉर फ्री देंगे, मतलब 1 रुपए जो है वो चार्ज नहीं करेंगे किसे, शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर इस बात से खुश हो जाएगा कि इस साल उसको एक तो डिविडेंड मिला और दूसरी चीज क्या मिली, एक्स्ट्रा शेयर मिल गए, जिसके बेसिस पर दो चीजें हुई है, एक तो कंपनी में उसकी ओनरशिप बढ़ी और दूसरा क्योंकि अब ज्यादा शेयर आ गए तो डिविडेंड आने वाले समय में बढ़ जाएगा, अभी नहीं आने वाले समय में बढ़ जाएगा। कंपनी का क्या बोलना है कि भाई हम इनको तो फ्री में बांट रहे हैं पर शेयर की कीमत होती है, शेयर की कोई ना कोई कीमत है, तो हम सिर्फ सिंपली इतना कर रहे हैं कि जैसे हमने 100 करोड़ के शेयर जो है वो फ्री में बांटने की बात करी है, तो हम इस 100 करोड़ को इस प्रॉफिट में से निकाल के अपने कैपिटल में शो कर देंगे। भाई आप खुद सोचो ना, अगर 100 करोड़ के शेयर फ्री में दिए जा रहे हैं तो 100 करोड़ की कीमत कोई तो पे कर रहा है, तो 100 करोड़ की कीमत मानो कंपनी पे कर रही है, पेड बाय कंपनी। कैसे पे कर रही है, वो ये बोल रही है कि जो शेयर होल्डर को हमने फ्री में शेयर बांटे जिसकी कीमत 100 करोड़ थी, वो 100 करोड़ का बोझ कंपनी उठाएगी और अपने प्रॉफिट्स में से पे करेगी। और पे किसको कर रही है, अपनी कंपनी को वापस कर रही है। तो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा करता था 100 करोड़ का, अब वो कहाँ ऐड होके दिखने लग जाएगा, कैपिटल में। 100 करोड़ के शेयर तो बिकी गए ना, तो पहले मान लो 50 करोड़ के शेयर बैलेंस शीट में दिखते थे, अब शेयर होल्डर को फ्री में 100 करोड़ के शेयर बांट दिएगा तो पेड अप कैपिटल तो 150 करोड़ दिखने लग जाएगा। तो 100 करोड़ कंपनी में कहां से आया, तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ये एडजस्ट करके क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया। कैपिटल। तो इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब इससे फायदा क्या हुआ समझो, सबसे पहला प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, एक दूसरा नो मनी आउटफ्लो, कंपनी से पैसा बाहर गया क्या, नहीं। रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, ज्यादा गवर्नमेंट की नजर भी नहीं पड़ेगी, सही बात है। इंक्रीज जी सर। इंक्रीज शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर भी खुश है कि नहीं है ना। तो कितना समझ में अब ये बताओ अभी, पूरा सर। अब इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसकी टोपी उसके सर करना, बुद्धू बनाना बोलते हैं। आपको तो बहुत अच्छे से क्या लग रहा है कि आपको फ्री में शेयर मिल रहे हैं, पर कर क्या रही है कंपनी, वो पैसा आपको बांटी रहती, लेकिन वो उसको उठा के कहाँ ऐड कर दी, अपने कैपिटल में ऐड कर दी। कैपिटल में। क्लियर है। तो इससे एक लाइन बोल रहा हूँ, याद रखना, बोनस शेयर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। आप कभी भी इसको डिविडेंड का पार्ट नहीं मानोगे, ठीक है। ये सिर्फ कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट इनटू कैपिटल है, याद रखना।
आप जब अपने प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करें तो वो बोनस इशू है। क्या आपको मेरी बात Okay, क्लियर sir. है? हाँ या हाँ, ना? sir. यस सर। सर हाँ बेटा। अब क्या बोलते हैं, अब अगर प्रॉफिट होगा तो जो शेयर होल्डर्स को हम लोग देंगे डिविडेंड, वो दोनों का देंगे ना, बोनस का जो शेयर था वो भी और अब जिसके suppose पहले था वो। अब ऋषिता के पास पहले शेयर थे मान लो 1000, अब उसको बोनस के रूप में मिल गए कितने शेयर? 3000 के। तो टोटल ऋषिता की शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 4000। तो पहले 4000 1000 के प्रपोर्शन में डिविडेंड पाती थी, अब कितने के प्रपोर्शन में पाएगी? 4000 चार। कितना क्लियर है? ठीक है। पूरा। ठीक है। तो आज वो जो एक्सपेक्टेशन 50 लाख वाली थी कम से कम वो तो नहीं बढ़ रही है ना? कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे तुम, ये पक्का है। तुम खुश रहोगे सर कोई मना नहीं कर सकता क्या? किस चीज के लिए? तो सर हाँ, जैसे बोनस इशू उन लोग को ऑफर कर रहे हैं तो लोग बोल नहीं सकते कि नहीं हमको बस डिविडेंड चाहिए, शेयर देखिए होल्डर नहीं चाहिए। फैसला कंपनी के शेयर होल्डर को ही देना है कि बोनस इशू होना चाहिए कि नहीं। और रूल है कि अगर 3/4 ऑफ मेजोरिटी बोलती है कि बोनस इशू लाओ तो बोनस इशू आएगा, तो फिर बाकियों को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ गए ठीक है। भाई? शेयर होल्डर तो से सर सुनो ना आप बोलो ना। सर, ये जो डिविडेंड उसको इस करंट ईयर में मिलेगा वो 1000 पे मिलेगा कि 4000 पे मिलेगा? इस साल तो 1000 पे ही मिलेगा भैया, है ना? अब आगे ठीक है 3 हो गया तो अगले साल से तुम 4000 पे लेना। कंपनी ने बातों ओके को सर। आगे टाल दिया। अब तुमको बोनस हम्म। शेयर में देना है कि नहीं देना है, ये तो शेयर होल्डर की मीटिंग पे डिसाइड हो गया। तुम्हारे जैसे अगर 3/4 शेयर होल्डर बोल रहे कि नहीं हमको तो बोनस शेयर चाहिए, तो तुम भी एक्सेप्ट करो। मेजोरिटी ऑलवेज विंस। क्लियर है मेरी बात? सर यस सर। हाँ बेटा। अगर नेक्स्ट ईयर फिर से डबल प्रॉफिट हो गया तो हाँ। भी बोनस शेयर फिर से इशू कर सकते हैं? नहीं, नॉट नेसेसरी। हर बार ये नहीं किया जाता है, ये 1 टाइम या 2 टाइम एक्टिविटी होती है ना? ठीक है। बार बार इसको ऐसे नहीं इशू किया जाता। और बताओ। लाची टाइम पे ज्वाइन किया कर बेटा क्लास। साक्षी मानसी रेगुलर रहना रोज, यस सर। है ना? ये सोना और Yes, किसी sir. और 8 साढ़े 8 बजे नींद नहीं खुलती, ये प्रोविजन हटा दो। रोज पढ़ना मंडे टू संडे, है ना? Yes, sir. ठीक है। चलो, अब ये जितना मैंने अभी बोनस इशू के बारे में बताया है, अब मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग में इसका एडवांटेज, सोर्स और कंडीशन भेजूंगा। प्रोसीजर कल लाइव बताऊंगा आपको मैं, क्या प्रोसीजर, क्या तरीका है, और क्वेश्चन कल बनवाऊंगा। ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है। कल। थैंक यू ठीक है सर। सर। बाय।